हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं पंकज कुमार। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक वर्ब के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं केडी पब्लिकेशन नीतू मैम के बुक से। इसके पहले मैं दो एक्सरसाइज का प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ, टाइम एंड टेंस और एडवांस वर्ब, ठीक है। और ये आपका तीसरा वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिक वर्ब, ठीक है। बेसिक वर्ब के क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बीच में से छोड़कर नहीं जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो, आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट पहले के कंपैरिजन में, पहले के तुलना में अलग हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। आपका समय, आपका टाइम बहुत कीमती होता है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए पहला क्वेश्चन है बेसिक वर्ब का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। वह इतना जिज्ञासु है। इंक्यूजिटिव मीन्स क्या होता है? क्यूरियस, ठीक है। जिज्ञासु जिसको बोलते हैं। सो प्लस एडजेक्टिव के बाद दैट क्लाउज हम लोग यूज करते हैं। इतना है कि सो एडजेक्टिव के बाद दैट क्लाउज का प्रयोग करते हैं। दैट बिल्कुल सही है, ठीक है। ही प्रोनाउन भी सही है, लेकिन यहाँ पे रोज का प्रयोग गलत है। क्या होगा? रेज्ड। क्या होगा? रेज्ड। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान दो, दो प्रकार के वर्ब हैं, दो वर्ब है। एक हमारा ध्यान दीजिएगा वर्ब क्या है? राइज। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन वर्ब है छोटू? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इस बात का ध्यान रहे। इसका सेकंड फॉर्म होता है रोज और थर्ड फॉर्म होता है क्या? राइजन। क्या होता है? राइजन। अच्छा, कोई आपसे इसका हिंदी मीनिंग पूछ दे तो हिंदी मीनिंग क्या बोलिएगा? तो इसका मीनिंग होता है उठना। क्या? ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग होता है उठना या फिर उगना या फिर बढ़ना या फिर तरक्की करना, विकास करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये राइज हो गया। राइज कभी टू रोज राइजन है। एक बात याद रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। और एक होता है हमारा रेज। रेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है भाई। इसका हिंदी मीनिंग जानने मात्र से नहीं होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और इसका V2 फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है रेज्ड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेज्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेज्ड। और सेकंड फॉर्म भी होता है रेज्ड। अच्छा, कल को कोई आपसे इसका मीनिंग पूछ दे तो इसका मीनिंग होता है उठाना। क्या उठाना? प्रश्न, मुद्दा आदि उठाना, ठीक है। प्रश्न, मुद्दा, किसी भी चीज का मुद्दा उठाना, प्रश्न, मुद्दा आदि उठाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेज बोलते हैं। क्या? रेज। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। इसका सेकंड फॉर्म है ईडी और थर्ड फॉर्म है ईडी। तो बिना ऑब्जेक्ट का यूज करना हो, उठना, उगना, बढ़ना के सेंस में, तो राइज होगा। और ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना हो तब तो हर हाल में आपको रेज वाला फॉर्म यूज करना होगा। यहाँ पे देखिएगा, वह इतना जिज्ञासु है कि बहुत सारे क्वेश्चंस खड़ा करता है, पूछता है, उठाता है। कहाँ? अपने क्लास में। तो मेनी यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जब मेनी क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब यूज करना होगा। और रोज जो है राइज का फॉर्म है जो कि इंट्रांजिटिव है, इसीलिए रोज गलत है। क्या होगा? रेज्ड होगा। और रेज का ऑब्जेक्ट क्या है? मेनी क्वेश्चंस। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहाँ पे है, ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्राउट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। कह रहा है कि उसका जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन उसका लालन पालन पोषण जो हुआ है अमीर परिवार में हुआ है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पालन पोषण करना। यहाँ पे देखो भाई, एरर किस पार्ट में आपको है? फर्स्ट पार्ट में। ए बोर्न नहीं होगा, ए होगा। आज तक हमेशा तो आप इसका प्रयोग किए है ना, तो ई कैसे प्रयोग होगा? तो क्या सर ई वाला रॉन्ग है? नहीं, बियर होता है। बियर, बियर मीन्स होता है जन्म देना या फिर पैदा करना। हाँ, पैदा करना या फिर क्या देना? जन्म देना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? इसका सेकंड फॉर्म होता है बोर और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बोर्न। क्या? बोर्न। और एक और है हमारा बियर। और एक बियर मीन्स क्या होता है? बर्दाश्त करना।
इसका दो मीनिंग होता है, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। और जब इसका टॉलरेट जिसको बोलते हैं, तो जब इसका मीनिंग बर्दाश्त करना होगा तो सेकंड फॉर्म में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में BORNE हो जाता है, BORNE हो जाता है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो बर्दाश्त करने के सेंस में भी3 बॉर्न है, लेकिन जन्म देना या पैदा करने के सेंस में हमारा ए बॉर्न होता है। तो देखिएगा ये पैसिव सेंटेंस में लिखा जाता है। एक किस सेंटेंस में लिखा जाता है? पैसिव सेंटेंस में। किसी के जन्म को पैसिव सेंटेंस में लिखते हैं और किसी के मृत्यु को, डेथ को एक्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी वाज डाइड गलत है, डाइड होगा, क्योंकि डाई मतलब खुद ही कोई काम करना, खुद ही मरना। डाई मीन्स क्या होता है? मरना, सेल्फ एक्शन है, इसीलिए डाई एक्टिव में रहता है। महात्मा गांधी वाज डाइड नहीं, डाइड। लेकिन बियर मीन्स होता है पैदा करना, जो जन्म देती है उनका नाम मेंशन नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो यहाँ आपको लिखा रहता है ये वास्तव में ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, और जब वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो उसे जन्म दिया गया, क्या यहाँ पे सेंस है? उसे जन्म दिया गया, इसलिए पैसिव है। और पैसिव में हम लोग बी फॉर्म के बाद भी थर्ड यूज करते हैं, लेकिन जन्म देने का सेंस में भी थर्ड जो होता है BORNE नहीं, BORN होता है। यही कॉन्सेप्ट था। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ऐसे में डेप्थ में जाके बता दिया कि एक्टिव है कि पैसिव। फिलहाल आपको इतना ही समझना था कि जन्म देने के सेंस में भी थर्ड NE नहीं होता, NE। जैसे मेरा जन्म 21 फरवरी को हुआ तो हम बोलेंगे आई वॉज बोर्न ऑन 21 फेब, तो वहां पे BORNE नहीं, BORN होगा। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950। एक बात बताया था टेंस में कि पास्ट टाइम का मेंशन हो तो टेंस पास्ट यूज करना चाहिए, और पास्ट टेंस में भी2 यूज होता है, और भी2 का पैसिव वाज वर भी थर्ड होता है। तो ये तो भी ठीक है, लेकिन आप जानते हो डियर, फाइंड मीन्स होता है पाना। फाइंड मीन्स क्या? पाना। और इसका भी2 फॉर्म क्या होता है? फाउंड। और भी थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? फाउंड होता है। लेकिन एक फाउंड मीन्स होता है स्थापना करना। क्या करना? स्थापना करना। किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, है ना, उसका तो लोग स्थापना करता है। और ये स्थापना करने के सेंस में इसका जो सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड होता है, और ये रेगुलर वर्ब होता है। और रेगुलर वर्ब का भी2 और भी थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा, और भी2 भी फाउंडेड होगा, और भी थर्ड भी क्या होगा? फाउंडेड होगा। याद रखना, जिस वर्ब के अंत में ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बनाया जाता है या थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे क्या सेंस था? यूनिवर्सिटी को 1950 में पाया गया कि स्थापना किया गया? स्थापना किया गया, तो सेंस में यहाँ पे फाउंड गलत है, क्या हो जाएगा? फाउंडेड। क्या हो जाएगा? फाउंडेड। ये फाउंड और फाउंड किसका भी2 और भी थर्ड फॉर्म है? फाइंड का, जिसका मीनिंग होता है पाना। और एक फाउंड का मीनिंग होता है ए वाला, जिसका मीनिंग है शौकीन। क्या? शौकीन। और ये क्या है? एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है शौकीन। क्या? शौकीन। और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है ना। आई एम फाउंड ऑफ आप यूज करते होंगे। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। वेन इंडिया वाज, वेन कंजंक्शन है, इंडिया वाज सही है। नोट सेल्फ डिपेंड इन मेनी एस्पेक्ट्स, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, तो गलती हमारा हो गया सेकंड पार्ट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल टू मेंड हिज वेज। मेंड मतलब होता है सुधार करना। एरर तो फर्स्ट पार्ट में ही लग रहा है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दो, कंप्लेंट नहीं होगा। अच्छा सुन लो बढ़िया से, एक वर्ड है क्या? कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स क्या होता है? शिकायत करना। एक क्या है? वर्ब है। कंप्लेन मीन्स क्या होता है? शिकायत करना, वर्ब है। और इसका जो ध्यान दीजिएगा सेकंड फॉर्म होता है वो कंप्लेंड होता है। क्या होता है? कंप्लेंड। अंत में क्या लगा देंगे? ईडी लगा देंगे। और अभी अभी बोला गया है जिसके अंत में ईडी लगा दिया जाए वो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर है कि नहीं? ये तो वर्ब है जिसका मीनिंग हो गया शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना। लेकिन इसके साथ दो प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, देख लीजिए, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। कंप्लेन ऑफ ऑब्लिक अबाउट, सुनकर लिख लेना। कंप्लेन ऑफ और अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का शिकायत करना।
किसी चीज का शिकायत करना कंप्लेन अबाउट है, और अगर शरीर में कोई कष्ट है, दर्द है, दुख है तो कंप्लेन ऑफ होता है। तो खास करके शरीर में कोई दुख, कष्ट, पीड़ा है तो कंप्लेन ऑफ, और कोई चीज का शिकायत करते हैं तो कंप्लेन अबाउट होता है। दूसरा में हम लोग यूज करते हैं कंप्लेन टू। कंप्लेन टू का मतलब होता है किसी से शिकायत करना। क्या करना? किसी से शिकायत करना। मान लीजिए कि मतलब छोटा भाई कोई गलती कर दिया तो आप पिताजी से शिकायत करते हैं तो कंप्लेन टू फादर हो जाएगा, है ना। और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लेन अगेंस्ट। क्या मेरे भाई? कंप्लेन अगेंस्ट। कंप्लेन अगेंस्ट का मीनिंग होता है किसी के विरुद्ध शिकायत करना। किसी के विरुद्ध शिकायत करना। जैसे मैं आपके विरुद्ध शिकायत करूंगा, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। किससे करूंगा? आपके पिताजी से, तो टू योर फादर। तो किसी से शिकायत करना कंप्लेन टू, किसी के विरुद्ध शिकायत करना कंप्लेन अगेंस्ट, और किसी चीज के बारे में शिकायत करना कंप्लेन अबाउट, और शरीर में कुछ कष्ट, पीड़ा, दुख हुआ है तो कंप्लेन ऑफ। सीधी सी बात है कि कंप्लेन का प्रयोग वर्ब के रूप में बिना प्रीपोजिशन का आप नहीं कर सकते। एक चीज और देख लीजिए मेरे भाई, एक वर्ड है यहाँ पे कॉम्प्लेंट। कॉम्प्लेंट के अंत में टी लगा दिया गया तो नाउन हो जाता है। क्या? नाउन, जिसका मीनिंग होता है क्या? शिकायत। इसका मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई? शिकायत। और एक होता है कॉम्प्लेनेंट। कॉम्प्लेनेंट मीन्स होता है क्या? ये भी नाउन है लेकिन इसका मीनिंग होता है शिकायत करता। इसका मीनिंग क्या होता है? शिकायत करता, शिकायत करने वाला, उसी को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेनेंट, शिकायत करता। तो यहाँ पे देखोगे क्या एरर है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है भाई, और सब्जेक्ट के बाद अगेंस्ट हिम है, मतलब मैंने उसके विरुद्ध शिकायत किया। शिकायत किया, एक क्लाउज है, और क्लाउज है और ऐसे भी दिख रहा है कि अगेंस्ट के पहले वर्ब चाहिए, आई के बाद वर्ब चाहिए, तो नाउन कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको वर्ब यूज करना होगा सिंपल पास्ट में, और वर्ब यूज करोगे तो कंप्लेंट नहीं होगा, कंप्लेंड होगा। और यही वर्ब का कौन फॉर्म होगा? सेकंड फॉर्म। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। आशा करते हैं कि आपको 110% समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप कॉपी में साथ साथ नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर है 5, देखिए समझिए। फेलियर, फेलियर का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पढ़ते हैं फेलियर लेकिन लिखा हुआ है कुछ और। मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, सुनकर लिख लीजिएगा। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। ये क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यदि ऑन का प्रयोग कर दिए तो कॉमन एरर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑन आया हुआ है, अफेक्ट है। लेकिन परमानेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहता है कि हमको क्या दीजिए? नाउन दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा मस्ट क्या है? हमारा मॉडल है। मस्ट क्या है भाई? मॉडल। और मॉडल के बाद क्या आता है? V1। तो मॉडल के बाद ये क्या हो गया? V1 हो गया। और जब ये V1 हो गया तो V1 का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और परमानेंट एडजेक्टिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नाउन। तो दोनों तरीका से देखा जाए तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं, क्या होना चाहिए? इफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्ट होना चाहिए। और जब इफेक्ट नाउन हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा अ पर्सन भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अ पर्सन भी नाउन हो जाएगा। और दो नाउन को आपस में जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो वहां पे अफेक्ट नहीं, इफेक्ट होना चाहिए। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना या असर डालना। क्या? असर डालना। हाँ सुनकर लिख लीजिए, अफेक्ट मीन्स होता है असर डालना या प्रभावित करना, ठीक है। और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या? इफेक्ट। क्या होता है? इफेक्ट। और इफेक्ट हमारा नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है प्रभाव या असर। क्या? प्रभाव या असर। तो इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे जितना भी क्लू हमको मिल रहा है वो सभी के अनुसार ये जो पोजीशन है, ये भाई ये जो पोजीशन है वर्ब का नहीं, किसका है? नाउन का है।
ऑन कह रहा है कि हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफेक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अफेक्ट आ जाता तो फिर डायरेक्ट रूप से पर्सन होता, ऑन नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नहीं सर तो ठीक है ऑन को काट देते हैं, तो ऑन को काट दीजिएगा मेरे भाई, तो परमानेंट में एलवाई लगाना पड़ेगा और फिर हैव के अनुसार अफेक्टेड करना पड़ेगा, बहुत तरह का चेंजिंग करना पड़ेगा जो कि गलत है। तो आप ऐसे कह रहे हैं फेलियर के पास अवश्य नहीं होना चाहिए, परमानेंट प्रभाव नहीं होना चाहिए किस पे, किसी पर्सन पे, क्योंकि ओनली द टफ सर्वाइव, क्या है सर्वाइव्स कह रहा है, ओनली द टफ सर्वाइव्स हो गया। तो यहाँ पे और तो कोई एरर है नहीं फिलहाल। यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, वर्ब नहीं, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एरर किस पार्ट में है, एरर हमारा सेकंड पार्ट में है। एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, अफेक्ट नहीं इफेक्ट होगा। आगे चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई क्या है टेम्पर, कह रहा है कि मैं हमेशा से शांत रहता हूं एंड नेवर लूज माई टेम्पर, और कभी भी अपने टेम्पर को आपन नहीं खोता हूं, इवन वेन प्रोवोक्ड, यहाँ तक कि जब कोई मुझे उकसाता है फिर भी मैं, ध्यान दीजिएगा, शांत रहता हूं, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो कीप माई कूल सही है, शांत रहना। यहाँ पे है माई टेम्पर और यहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं वर्ब, तो देखोगे ए मेरा भाई V1 है, तो यहाँ पे भी V1 का प्रयोग करना चाहिए, और नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहता है कि वर्ब दीजिए, और दो क्लाउज को एंड से जोड़े हैं तो पहले वर्ब है तो बाद में भी वर्ब होना चाहिए, और ये वर्ब है तब ना इसका ऑब्जेक्ट टेम्पर बन रहा है, तब ना टेम्पर बन रहा है। तो वर्ब लूज नहीं होता है, लूज, लूज। ये वर्ब मीन्स होता है खोना या हारना, हाँ ये सुनकर लिख लीजिएगा, खोना या हारना, इसका V2 और V3 दोनों सेम होता है। ये वर्ब है खोना, एक होता है लूज, ए लूज क्या है एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग क्या होता है ढीला, कोई शर्ट पैंट आपको ढीला होता है ना वही लूज है। और एक है लॉस, लॉस नाउन है जिसका मीनिंग होता है हानि या फिर घाटा, हानि या घाटा। तो यहाँ पे जो हमको यूज करना था, जो यहाँ पे प्लेस है वो एडजेक्टिव का नहीं है बल्कि वर्ब का है, इसीलिए डबल ओ नहीं सिंगल ओ होगा। समझ में आता है कि नहीं? तो गलती किस पार्ट में है मेरे भाई, गलती सेकंड पार्ट में है। आगे चलोगे नेक्स्ट, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज, कह रहा है ठंडे ठंडे हवा को आनंद लेते हुए वो घंटों तक घास पर लेटा रहा। ऐसा आप बोल रहे हैं, तो पहले मैं बता दूं कि एक शब्द है लाई, लाई मीन्स होता है लेटना या विश्राम करना, क्या इसका मीनिंग होता है लेटना या फिर बोले तो विश्राम करना, क्या करना, विश्राम करना, आराम करना। ये मेरे बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसका V2 होता है क्या ले, और V3 होता है क्या लेन, है ना खतरनाक, है ना खतरनाक। इसका सेकंड फॉर्म होता है ले और थर्ड फॉर्म होता है क्या लेन। और एक होता है हमारा, ध्यान दो, लाई से ही लिख देता हूं LIE, ये लाई का V2 सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा लाइड, जिसका मीनिंग होता है झूठ बोलना, क्या बोलना, झूठ बोलना। हाँ झूठ बोलने के सेंस में, झूठ बोलना के सेंस में लाइड लाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है ले, ले मीन्स होता है क्षैतिज रूप से कोई चीज को रखना, क्या करना, रखना, रखना, या फिर ध्यान दीजिएगा अंडा देना, या फिर क्या है समर्पण करना। तो उसके सेंस में हम लोग ले का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हर हाल में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। रखना या फिर अंडा देना, कोई चीज को क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटली क्या करना, रखना। तो इसका V2 बहुत मस्त है, इसका सेकंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या है लेड है, थर्ड फॉर्म भी क्या है लेड है। अब देखिएगा जो भी क्वेश्चन में आ चुका है, ऐसे तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थोड़ा सा अलग और यूनिक होते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन में आपको आया हुआ है, जो क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 99% गारंटी है कि एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इंट्रांजिटिव है, ऑन द ग्रास का मतलब हुआ ग्रास पे, तो घास पे। तो बताइएगा जो पर्सन है घास पे, ध्यान दीजिएगा कोई चीज को रखा है क्या, नहीं, घास पे विश्राम किया है, लेटा है। तो लेटना का जो V2 फॉर्म होता है, लेटना का जो V2 फॉर्म होता है
वो लाइड नहीं होगा, क्या होगा, ले होगा। क्या होगा, ले होगा, है ना। ए वाला फॉर्म हमको सेकंड फॉर्म यूज करना होगा और वो हमारा सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा। घंटों तक लेटा रहा, लाइड कर दोगे तो इसका मतलब हुआ घास पे घंटों देर तक झूठ बोलता रहा, जो कि नॉनसेंस है, गलत है। गलत है तो आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। समझ में आता है कि नहीं? समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, और समझ में आएगा तो आप हाँ या ना में कमेंट जरूर कीजिएगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन कह रहा है कि रेनी सीजन के दौरान मेनी रिवर्स ओवरफ्लो दियर बैंक्स एंड काउज ग्रेट डिफिकल्टी, और कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा भयंकर मुसीबत खड़ा कर दिया। तो यहां से मैं एक वर्ड बता रहा हूं, फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना या उड़ाना। ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है और क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब भी है। हाँ, आपने सही सुना, कुछ कुछ वर्ब ट्रांजिटिव तथा इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं मेरे भाई। इसका सेकंड फॉर्म फ्ल्यू होता है और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन होता है। और एक ध्यान दीजिएगा होता है फ्लो। क्या, फ्लो। फ्लो का सेकंड फॉर्म होता है फ्लोड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोड। हमेशा से कंफ्यूज करता है, एग्जाम में कंफ्यूज करवाता है आपसे। तो फ्लाई उड़ने के सेंस में होता है, और ध्यान दीजिएगा फ्लो बहने के सेंस में होता है। और बहने का काम कौन करता है, या तो नदी करेगा, या तो कोई धारा करेगा, या पानी करेगा, है कि नहीं, लिक्विड के लिए यूज होता है। तो फ्लाई मतलब उड़ना, हवा में तैरना, और फ्लो मिस होता है बहना, है कि नहीं है। तो बताओगे जो बहुत सारे नदियां था वो अपने बैंक के ऊपर से, अपने किनारों के ऊपर से बह रहा था, उड़ नहीं रहा था, बह रहा था। और के ऊपर से उड़ना क्या हो गया, ओवरफ्लो। क्या हो गया, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो का अगर हम लोग सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा, है ना। आप ओवरफ्लो नहीं कर सकते ना, ये तो उड़ने के सेंस में होता है। तो आप ओवरफ्लोड नहीं कर सकते तो आपको करना, ओवरफ्लो नहीं कर सकते तो आपको करना पड़ेगा ओवरफ्लोड। एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। ये सब थोड़ा सा आप कॉपी में लिख लेना। अच्छा, हाँ, कॉपी में लिख लेना और अच्छे तरीका से रिवाइज करना, ठीक है। बहुत अच्छे से रिवाइज करना, पेपर में इसी सब में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आएगा तो हाँ या ना में कमेंट कीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। He lay his luggage aside and lay down to rest for a while। कह रहा है कि वह अपने लगेज को एक साइड में, मतलब साइड में रख दिया, और रखने के बाद कुछ देर तक विश्राम किया। ठीक है, तो कुछ देर तक विश्राम किया, ये V2 है। और लाई का मीनिंग विश्राम करना, तो उसका V2 ले होता है, V3 लेन होता है। अभी बताएं, लेकिन यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, ए वर्ब है, ए क्या है, वर्ब है। और ए वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप बोल रहे होंगे कि सर आप पहचान कैसे लेते हैं कि वर्ब है। तो वर्ब इसीलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आता है, या दो नाउन प्रोनाउन के बीच में वर्ब आएगा तभी ये दोनों लिंक होगा। तो ये वर्ब है, तो इसको हर हाल में ट्रांजिटिव वर्ब होना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव वर्ब ले नहीं है, क्या है, लेड है। रखने के सेंस में अभी अभी आपको बताया गया है कि रखना का अंग्रेजी क्या होता है, ले होता है। और इसका V2 लेड और V3 भी क्या होता है, लेड होता है। तो यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, और यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। लेकिन एक किसका सेकंड फॉर्म है, लाई का, मतलब विश्राम करना। और एक किसका सेकंड फॉर्म है, ले का, मतलब विश्राम करना, कि कोई चीज को जमीन पे रखना, कोई चीज को जमीन पर रखना या हॉरिजेंटल तरीके से रखना। तो यहाँ पे ले नहीं, क्या होगा, लेड होगा। एरर फर्स्ट पार्ट में हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज, ठीक है, व्हेन द कैलेमिटी क्या है, फेल द विलेज, दे फेस्ड इट ब्रेवली। ठीक है, दे फेस्ड इट क्या हो गया, ब्रेवली। कह रहा है कि जब संकट, दुख गांव पर आया तो वे लोग बहादुरी से इसका सामना किए, बहादुरी से इसका सामना किए। तो याद रहे मेरे भाई, फॉल मीन्स तो होता है गिरना, ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और जब फॉल मीन्स गिरना होगा तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल, और थर्ड फॉर्म होता है क्या, फॉलन।
ठीक है, फॉलन। और एक मीनिंग होता है फेल। क्या? फेल। फेल का मीनिंग होता है कोई चीज को काट कर गिरा देना। जैसे कोई आदमी पेड़ को काट करके गिरा दिया, तो द मैन फेल्ड, फेल्ड द ट्री होगा। फेल्ड क्यों होगा? क्योंकि फेल मीन्स होता है आरी से काट कर या कोई चीज से गिरा देना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। तो ये तो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है इसका V2 फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल्ड। और जब किसी का सेकंड फॉर्म फेल्ड हो अंत में ईडी लगाकर, तो इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मीनिंग हो गया गिरा देना, गिरा देना, और इसका मीनिंग हो गया गिर जाना। ठीक है। और एक होता है बीफॉल। बीफॉल का मीनिंग होता है टू हैपन टू समबडी। किसी को कुछ हो जाना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किसी को कुछ हो जाना या किसी पर कोई समस्या मुसीबत का आ पड़ना, उसके सेंस में बीफॉल होता है। और इसका भी ध्यान दीजिएगा, V2 बीफेल होगा, और V3 ध्यान दीजिएगा बी फॉलन होगा। क्या होगा? बी फॉलन होगा। जस्ट लाइक फॉल और यहाँ पे बी फॉल, लेकिन दोनों का मीनिंग में अंतर है। फॉल मीन्स गिरना, और विफॉल मतलब होता है किसी को कुछ होना या किसी पर कोई चीज आ पड़ना। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि जब दुख गांव पे आ पड़ता है तो फेल नहीं होगा, बी फेल होगा। क्या होगा? बी फेल। सेकंड फॉर्म तो यूज होगा, लेकिन फॉल का नहीं, ध्यान दीजिएगा बी फॉल का यूज होगा। तो एरर इसी पार्ट में है और बाकी किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट आंसर। देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस सीरीज में जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे एक कमेंट जरूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर, मतलब होता है असैसिन मीन्स होता है हत्यारा, किलर जिसको बोलते हैं। तो किलर को ध्यान दीजिएगा कन्विक्टेड किया गया, दोष लगाया गया, एंड ऑर्डर टू बी हंग, टू बी हंग। अब चूंकि बेसिक वर्ब का क्वेश्चन है तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्ब से ही दिक्कत होगा, वर्ब से ही कॉमन एरर होगा। तो एक है हैंग। क्या है? हैंग। हैंग मीन्स लटकाना भी होता है, और हैंग मीन्स फांसी पर चढ़ा देना भी होता है। तो हैंग का दो मीनिंग हो गया। हैंग का एक मीनिंग है फांसी पर चढ़ा देना। क्या करना? फांसी पर चढ़ा देना, फांसी पर चढ़ा देना, किसी को फांसी पर चढ़ाना। ये हमारा कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा, और इसका मीनिंग होता है लटकाना। क्या करना? लटकाना, या फिर बोले तो टांगना। लटकाना या बोले तो टांगना। ठीक है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये भी अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन दोनों के वर्ब के फॉर्म्स में अंतर होते हैं। इसका V2 होता है हैंग्ड, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? हैंग्ड, और V3 फॉर्म भी क्या है? हैंग्ड, है ना। लेकिन हैंग के साथ ऑब्जेक्ट आता है लटकाना या टांगने के सेंस में, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? हंग। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? हंग हो जाता है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के फाइंड आउट करना होता है, पता करना होता है कि फांसी देने का सेंस है कि लटकाने का सेंस है। अच्छा, इसी हैंग से बनता है हैंगर। क्या बनता है? हैंगर, जिसका मीनिंग होता है खुट्टी या टंगना, जिसमें कोई चीज को आप टांगते हैं। अरे दीवार में या गेट के पीछे, रेंट पर हम लोग रहते हैं गया में, या आप लोग रहते थे, तो आप दरवाजा के पीछे देखते ठोक देते थे, जिसमें एक से ज्यादा कील लगा होता है, तो उसको हम लोग हैंगर बोलते हैं, हैंगर। तो हैंगर मतलब होता है टंगना या खुट्टी जिसमें हम लोग टांगते हैं। ठीक है, और एक होता है हैंगर, HANGAR। शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, तुम कलर चेंज कर लेते हैं, हैंगर, HANGAR। ए हैंगर का मतलब होता है विमानगिरी। क्या हो गया? विमानगिरी, विमानगृह, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग एरोप्लेन्स, उसी को बोलते हैं हैंगर। चलिए, तो कह रहा है कि हत्यारा को दोष लगाकर उसे फांसी देने के लिए आदेश दिया गया, फांसी का आदेश दिया गया। तो ऑर्डर्ड पर्पस को दर्शाने के लिए टू भी वन बिल्कुल सही है।
ए हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, थर्ड फॉर्म है। इसके लिए असैसिन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑर्डर के लिए भी ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट है। तो टू बी हंग नहीं होगा, टू बी हंग नहीं होगा, क्या होगा, हैंग्ड होगा, हैंग्ड होगा। लटकाना या टांगना, खुट्टी में लटकाना या टांगने का सेंस नहीं है, बल्कि फांसी पर चढ़ा देने का सेंस है। तो भी थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि बी हमारा बी फॉर्म है और बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो हैंग्ड होगा। क्या होगा, हैंग्ड होना होगा, फांसी देने के सेंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए समझिए। इफ आई लिव नाउ, यदि मैं अभी निकलता हूं या निकलूंगा, आई विल नॉट एबल टू रिटर्न बैक। ये आपको टाइम एंड टेंस वाला वीडियो में पढ़ाया गया है कि रिटर्न में आर ही आया हुआ है, और जिस वर्ड के स्टार्ट में, जिस वर्ड के शुरुआत में री लग जाता है, जैसे कि रिटर्न, रिटर्न, रिज्यूम, रीस्टार्ट, रिपीट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके साथ बैक और अगेन का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको एडवांस भर में हम अच्छा से समझाए हैं, तो जो भी भाई एडवांस वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं वो एडवांस वर्ब का वीडियो देख लीजिएगा। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस है, गलती थर्ड पार्ट में है। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। देखिएगा इसमें क्या एरर है। अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। क्या होना, सहमत होना। अगर आप ध्यान दीजिएगा किसी पर्सन से सहमत होते हैं तो एग्री विथ क्या होता है, पर्सन। एग्री विथ पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं किसी पर्सन से सहमत होना। ऐसे ध्यान दीजिएगा, एग्री के साथ टू भी लगता है, एग्री के साथ ऑन भी लगता है, एग्री के साथ टू भी लगता है, ऑन भी लगता है। प्रीपोजिशन में इन डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। अभी चल रहा है बेसिक वर्ब का, तो हम प्रीपोजिशन में ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रहे एग्री का प्रयोग बिना प्रीपोजिशन का होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको प्रीपोजिशन आपको देना ही होगा। किससे सहमत, तो एग्री विथ पर्सन, एग्री टू समथिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे तो गलत है, सी पार्ट मिरर है, सी पार्ट मिरर है। लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब कंपनी उसे ऑफर किया एक पर्स किस पे, उसके रिटायरमेंट पे, तो वो लेने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। लेकिन जो उसको ध्यान दीजिएगा ऑफर किया गया है, उससे सहमत होने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसको स्वीकार करने से, उसको अस्वीकार करने से इनकार कर गया। तो अग्री नहीं होगा, क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। सहमत होने का सेंस नहीं है, बल्कि उस ऑफर को स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया, तो एक्सेप्ट होगा। और एक्सेप्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पर्स के लिए ऑब्जेक्ट क्या आया है, ईट आया है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिमिड क्रिएचर, टिमिड मीन्स होता है डरपोक। द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन वेयर इट वाज स्ल्यूड बाय द किडनैपर, ठीक है। जहां जहां ध्यान दीजिएगा, इट स्ल्यूड बाय द किडनैपर, जहां पे इस क्रिएचर को किडनैपर के द्वारा हत्या कर दिया गया। तो एक वर्ड है यहाँ पे स्ले, क्या है, स्ले। स्ले का मतलब होता है वायलेंटली किसी का मर्डर कर देना, किसी का हत्या कर देना। और इसका सेकंड फॉर्म हम लोग बनाते हैं स्ल्यू, और थर्ड फॉर्म बनाते हैं क्या, स्लेन। थर्ड फॉर्म क्या बनाते हैं, स्लेन। तो यहाँ पे देखोगे वाज आया हुआ है, क्या, वाज। इट क्यों आया है, तो टिमिड क्रिएचर ध्यान दीजिएगा न्यूटर जेंडर होगा, इसीलिए इट लगाया गया है। क्या लगाया गया है, इट लगाया गया है, पर्सन नहीं है। पर्सन होता तो ही लगाया जाता। क्रिएचर है, न्यूटर जेंडर है, तो इट लगा दिया। यहाँ पे वाज वर क्या है, बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद हम लोग भी थर्ड यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस पैसिव है। पैसिव कैसे है, बाई प्लस डूअर बाद में है और पहले ऑब्जेक्ट है। और जब किसी सेंटेंस या क्लाउज में ऑब्जेक्ट पहले और डूअर बाद में आ जाए तो सेंटेंस पैसिव होता है, और पैसिव में बी फॉर्म प्लस भी थर्ड होता है। तो भी थर्ड तो यहाँ यूज होना चाहिए, लेकिन स्ल्यूड कोई वर्ड ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है क्या, स्लेन। क्या है, स्लेन हमारा वर्ड है कि नहीं। तो एरर हमारा किस पार्ट में हो गया, थर्ड पार्ट में हो गया। नेक्स्ट, being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murderer case। ध्यान दीजिएगा, मर्डरर मतलब होता है मर्डर करने वाला, यहाँ पे होता है मर्डर केस, हत्या वाली केस है आपका, ठीक है, मर्डर केस। देखोगे
कह रहा है, अच्छा बीइंग भी थर्ड भी सही है और हैविंग भी थर्ड भी सही है। याद रहे चला, हैविंग प्लस भी थर्ड जो होता है कॉम्प्लीशन को दर्शाता है, और बीइंग भी थर्ड होता है जो रीजन को दर्शाता है। तो रीजन को दर्शाने के लिए सेंटेंस के आरंभ में बीइंग भी थर्ड का प्रयोग करते हैं, और कॉम्प्लीशन को दर्शाने के लिए हैविंग भी थर्ड का प्रयोग करते हैं। बहुत कंफ्यूजन है दोनों में, क्योंकि एडवांस भर में भी आपको इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन नहीं आया था। जैसे टीचर अंग्रेजी पढ़ाने के बाद घर गया तो हैविंग टाउट इंग्लिश द टीचर वेंट टू हाउस। लेकिन लड़का डिप्रेशन, लड़का ध्यान दीजिएगा, डिप्रेस होने के कारण सुसाइड कर लिया, तो फिलिंग द ब्लैंक्स डिप्रेस्ड द बॉय कमिटेड सुसाइड। यहाँ पे हैविंग डिप्रेस्ड रॉन्ग है, बीइंग डिप्रेस्ड होगा, क्योंकि बीइंग डिप्रेस्ड काउज है, रीजन है। तो याद रहे ये हमारा कॉम्प्लीशन के लिए आता है। किसके लिए भाई? कॉम्प्लीशन के लिए, कॉम्प्लीशन के लिए, और ये आता है रीजन के लिए। ऐसे एडवांस वर्ब का पॉइंट है, लेकिन मैं बेसिक वर्ब में आपको बता रहा हूं। इन मर्डर केस कह रहा है कि मर्डर केस में फंसे होने के कारण, बीइंग का हिंदी मीनिंग के कारण उसे निश्चित रूप से सस्पेक्ट किया गया, उस पे संदेह किया गया फॉर ऑल द अनसोल्व मर्डर केस। यहाँ पे देखिएगा बहुत अलग लेवल का कॉमन एरर यहाँ पे है। सस्पेक्ट मतलब हो गया संदेह करना, किसी पे डाउट करना, और कंक्लूसिवली का मतलब होता है निश्चित रूप से, जिसमें डाउट ही नहीं है। तो जिसमें डाउट नहीं हो सस्पेक्ट नहीं हो सकता है, जिसमें सस्पेक्ट है वो निश्चित रूप से हो नहीं सकता है। अरे कंक्लूसिव बना है कंक्लूड से, और इसी से बना है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। अगर कोई निष्कर्ष पे पहुंच गया है, अगर किसी भी चीज को लेकर निश्चित हो गया है, कंफर्म हो गया है, दैट मीन्स डाउट नहीं है, और डाउट है तो कंफर्म नहीं है। तो आप ये भी बोल दे रहे हैं कि निश्चित रूप से, और ये भी बोल रहे हैं कि संदेह भी है। तो जब निश्चित है तो संदेह नहीं है, और संदेह है तो निश्चित नहीं है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, और दोनों वर्ड का हम लोग एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोनों में से किसी एक को आपको रिप्लेस हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आप सस्पेक्टेड को हटा दीजिएगा तो क्लाउज बनेगा ही नहीं, बिना वर्ब का क्लाउज संभव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस कंक्लूसिव को हटा दीजिए, तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा? सेकंड पार्ट में। 2-3 स्टार लगा लीजिएगा। इस प्रकार का भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे ऑलमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? अधिकांशता, बोले तो करीब करीब। और क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? क्वाइट का मीनिंग होता है बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट और क्वाइट का प्रयोग भी आप एक साथ नहीं कर सकते, अगर कर दिए तो कॉमन एरर। ठीक है, ऑलमोस्ट आज सभी बच्चे आए हैं, ऑलमोस्ट आज सभी बच्चे आए हैं मतलब करीब करीब, पूरा नहीं। और अगर क्वाइट बोल दिए बिल्कुल सुंदर, तो फिर उसमें ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते। क्वाइट ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते आप क्वाइट ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते। क्वाइट का मतलब होता बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब सुंदर, ऐसा नहीं बोलिएगा। जब बिल्कुल है तो करीब करीब नहीं है, और करीब करीब है तो बिल्कुल नहीं है। तो आप ये दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पे सस्पेक्टेड के साथ कंक्लूसिवली का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक होता है क्वाइट। क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। ये एडजेक्टिव है शांत, और वो क्वाइट का मीनिंग होता है बिल्कुल, बोले तो कंप्लीटली, वो एडवर्ब होता है। ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। और एक होता है क्वीट। क्वीट मीन्स होता है क्या? वर्ब, जिसका मीनिंग होता है छोड़ देना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। और एक तो आप जानते हैं ना क्यूट, क्या क्यूट, क्या क्यूट फेस है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him to steal the scooter। यहाँ पे देखोगे डेयर हमारा क्या है? सेमी मॉडल, मार्जिनल मॉडल इसको बोला जाता है। और डेयर के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, खास करके डेयर और नीड। ध्यान देना बोर्ड पे। अगर ये पॉइंट सीख गए तो आपका वीडियो में टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में आप 1 आवर से ज्यादा समय दे रहे हैं, समझिए कि वो आपका दिया हुआ समय कारगर हो जाएगा, अगर केवल ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये पॉइंट समझ में आता नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में अनुभव के आधार पर टिक लगाते रहते हैं, ऑप्शन लगाते रहते हैं। आज मैं आपको समझा दूंगा। ये नीड और ध्यान दीजिएगा डेयर जो है वर्ब का, ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल का भी काम करता है। किसका? ये मॉडल का भी कार्य करता है, और साथ साथ ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मेन वर्ब का कार्य करता है। ठीक है,
यदि ये मॉडल वर्ब का कार्य करेगा तो अपने साथ V1 लेगा, और मेन वर्ब का कार्य करेगा तो इन्फिनेटिव लेगा। तो याद रहे मेरे भाई, कभी भी सब्जेक्ट लिखा हो और इसके बाद डेयर लिखा हो या नीड लिखा हो और इसके तुरंत बाद वर्ब लिखा जाए तो इन्फिनेटिव होगा, 2 + V1 होगा। क्या होगा? 2 + V1 होगा। ऐसे सिचुएशन में इसको मेन वर्ब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेन वर्ब। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुनिए बढ़िया से, अगर कभी सब्जेक्ट है और डेयर है, क्या है? डेयर है, या फिर क्या है? नीड है, और इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है? नाउन का। तो ऐसे सिचुएशन में भी 2 + V1 का प्रयोग किया जाएगा। 2 + V1 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। किसका? मेन वर्ब का। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, क्योंकि एम भी मतलब मॉडल वर्ब भी होता है। मेन वर्ब का काम अभी भी कर रहा है। चलिएगा, अब शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, अगर कभी भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है और मान लो कि डज है, या मान लो कि डिड है, या मान लो कि डू है, क्या है? डू है, और फिर नोट लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या? नोट, और फिर से डेयर या नीड लिखा हुआ है, क्या? डेयर और नीड लिखा हुआ है, तो अभी भी 2 + V1 का ही प्रयोग होगा। अभी भी 2 + V1 का ही प्रयोग होगा, क्योंकि अच्छा सबको पढ़ाया जा चुका है। डज, डू, डिड के बाद जो आता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो नीड और डेयर यहाँ पे V1 है, बोले तो मेन वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। तो अभी भी इसके साथ 2 + V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगला सुनिए, पॉइंट नंबर 4, अगर कभी भी सब्जेक्ट है और इसके बाद डेयर है, क्या है? डेयर है, और क्या है? नीड है, और इसके बाद नोट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हर हाल में V1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। बोलिएगा सर अब क्या हो गया? तो नोट के पहले किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आता है उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और जब नीड और डेयर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है तो इसको मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। याद रहे, जब नीड और डेयर ऑक्सिलरी का काम करने लगता है तो इसको मॉडल बोलते हैं, और मॉडल के साथ हर हाल में हमारा क्या आता है? V1 आता है। क्या आता है? V1 आता है। और एक पांचवा पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख लेना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर डेयर और नीड कभी सेंटेंस का शुरुआत करे, डेयर और नीड कभी सेंटेंस का शुरुआत करे और इसके बाद सब्जेक्ट हो, तो भी V1 का ही प्रयोग करना है। तो भी ध्यान दीजिएगा, V1 का ही प्रयोग करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये रहता है आपका इंटरागेटिव सेंटेंस, और इंटरागेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस के आरंभ में आता है उसे भी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या? और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो इसको मॉडल वर्ब बोलेंगे, और मॉडल बोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मॉडल के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब का कौन फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। आशा करते हैं कि अब समझ गए होंगे। अगर डेयर और नीड सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है तो 2 V1, डेयर नीड के बाद नाउन आया है तो भी 2 V1, अगर डेयर और नीड नोट के बाद आया है तो भी 2 V1, लेकिन अगर नोट के पहले आया है तो ये आपका मॉडल हो गया, तो केवल लगेगा आपका क्या? V1। या फिर सेंटेंस का स्टार्ट कर रहा है, सब्जेक्ट के पहले आ रहा है तो भी मॉडल है, और ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा? V1 होगा। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा पहले से, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, बहुत बेटर फील कर रहे होंगे आप, है कि नहीं? ठीक है, मैं आपके चेहरा पे स्माइल को देख सकता हूं, फील कर सकता हूं कि आप हंस रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा इससे अब कितना ज्यादा क्वेश्चन विद इन सेकेंड बन जाएगा, कितना ज्यादा क्वेश्चंस इससे विद इन सेकेंड बन जाएगा भाई। बस याद रखिएगा, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बोलता हूं, आप फील करना। आई नीड फिलिंग द ब्लैंक्स अ कार, तो बाय की 2 बाय, तो 2 बाय होगा। आई डेयर्ड मोहन फिलिंग द ब्लैंक्स अ डुएल, तो यहाँ पे नोट नहीं आया, तो फाइट की 2 फाइट, तो जवाब है कि 2 फाइट। मुझे कार खरीदने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड फिलिंग द ब्लैंक्स अ कार, नोट के बाद आ रहा है तो 2 बाय नहीं, सॉरी बाय नहीं 2 बाय, तो हो जाएगा आई डू नॉट नीड टू बाय अ कार। अच्छा एक और लिखता हूं, मुझे कार खरीदने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स अ कार, नीड नोट के पहले आ रहा है
तो फिलिंग द ब्लैंक्स में टू बाय की बाय, तो आंसर होगा बाय। और ध्यान दीजिएगा, क्या आपको कार खरीदने की जरूरत है? नीड यू फिलिंग द ब्लैंक्स अ कार, टू बाय की बाय, तो बाय। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो चलिए क्वेश्चन को उड़ाते हैं विद इन सेकेंड। देखो मेरे भाई, यहाँ पे डेयर्ड के बाद क्या आया है? हिम आया है। ये ध्यान दिए, डेयर के बाद हिम आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। क्या? मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, मेरा ध्यान दीजिएगा, भाई जो है उसको लगता है कि कोई उसे, ध्यान दीजिएगा, कोई उसको कैसे चुनौती दे सकता है स्कूटर चोरी करने का। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ध्यान दीजिए मेन वर्ब हो गया, तो स्टील नहीं, क्या हो जाएगा? टू स्टील। क्या हो जाएगा? टू स्टील। जब डेयर मेन वर्ब का काम करे, देखिएगा कौन सा स्ट्रक्चर काम कर रहा है मेरे भाई, तो ए वाला स्ट्रक्चर काम कर रहा है। कौन वाला? सेकंड वाला। नहीं, सेकंड वाला नहीं, ध्यान दो, ए वाला स्ट्रक्चर आपको काम कर रहा है। हाँ, दूसरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है कि डेयर और नीड के बाद नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है मेरे भाई, नाउन भी आ सकता है और ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में टू भी वन यूज करेंगे, तो स्टील रॉन्ग है, सही क्या हो जाएगा? टू स्टील, है ना? सही क्या हो जाएगा? टू स्टील। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन, तो मैं मोहन से तेज दौड़ सकता था। आज मेरा उम्र हो गया और वो अभी फिट है, तो हमसे तेज दौड़ लेता है, अलग बात है। लेकिन जब हम युवा थे, जवान थे, तो हम मोहन से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं नहीं, दौड़ सकते थे। तो कैन का प्रयोग रॉन्ग है, कुड होगा। क्या? कुड होगा क्या? और रन क्या हो गया? भी1 हो गया। रन हमारा क्या हो गया? भी1 हो गया। ये हमारा पास्ट टाइम है, और ये क्या है? पास्ट टाइम। और पास्ट टाइम में या पास्ट के एबिलिटी को दर्शाने के लिए, पास्ट के एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट के एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए कैन भी1, और पास्ट के एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड भी1 का प्रयोग किया जा सकता है। कैन भी1 मतलब कोई कार्य कर सकता हूं, कुड भी1 का मतलब कोई कार्य कर सकता था। आगे बढ़ोगे, देखो, हरीश नीड्स नॉट, मजा आ गया मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, जब नोट के पहले आ गया है नीड, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी। और जब ये ऑक्सिलरी हो गया, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया हमारा मॉडल। क्या हो गया? मॉडल। जब नीड और डेयर नोट के पहले आ जाए तो ऑक्सिलरी हो जाता है, ऑक्सिलरी हो गया तो मॉडल। और मॉडल जो है कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर रहे या तो प्लूरल रहे, मॉडल भर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई है तो भी कैन और सी है तो भी कैन। ठीक है, मॉडल भर में गलती से भी छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ, नीड का नीड्स होता, कब होता? जब ऐसे रहता, हरीश नीड्स टू बाय अ कार, हरीश नीड्स टू बाय अ कार। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसी को औकात नहीं है कि नीड में से एस को हटा दे। यहां पे नीड्स बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्योंकि हरीश क्या है? सिंगुलर है। हरीश सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हरीश के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब नीड्स होता है क्योंकि ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। तो सर बोलिएगा, यहाँ पे हरीश सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब तो कम है। चला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब क्या है? कम है। कम है। नीड तो यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब में गलती से भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, गलती से भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो एक बात और सुन लो, अगर नीड और डेयर का प्रयोग नोट के पहले हो, तो नीड और डेयर में ना तो एस लगेगा ना तो ईडी लगेगा। अगर लगा दिए तो कॉमन एरर। कोई पूछेगा कि यहाँ क्यों एस लगा है, तो बोलिएगा ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। मेन वर्ब कैसे है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नीड और डेयर आता है तो ये मेन वर्ब है, और अगर नोट के पहले आता है तो ऑक्सिलरी है। किसी भी सेंटेंस में नोट के पहले आने वाला वर्ब ऑक्सिलरी होता है। जैसे आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नोट के पहले एम है, ऑक्सिलरी है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, नोट के पहले हैव है, वो क्या है? ऑक्सिलरी है। तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो ये हमारा मॉडल हो गया, और मॉडल में गलती से भी एस नहीं लगता है। गलत किस ऑप्शन में हो गया? फर्स्ट ऑप्शन में। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ही डेयर नोट टू गो देयर। अभी भी देखो मेरे भाई, नोट के पहले डेयर आया है तो ऑक्सिलरी हो गया, और ऑक्सिलरी है तो क्या हो गया, मॉडल हो गया। ठीक है, क्या सभी ऑक्सिलरी मॉडल होते हैं? नहीं। इज, एम, आर, हैज, हैव को भी मॉडल नहीं बोल दीजिएगा। ये नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो मॉडल हो गया। अगर नीड और डेयर ऑक्सिलरी हुआ तभी उसको मॉडल बोलेंगे, अन्यथा सभी ऑक्सिलरी मॉडल नहीं है। सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सभी ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब्स नहीं हैं। तो ये जब मॉडल हो गया तो मॉडल के साथ हमेशा V1 लगाते हैं मेरे भाई, तो टू का प्रयोग नहीं होगा। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। नेक्स्ट, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 10 साल के था तो हॉकी खेला करता था। तो पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए यूज नहीं यूज टू होगा। क्या होगा? यूज टू होगा। याद रहे, पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए ध्यान दीजिएगा, पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए हम लोग यूज टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। क्या? यूज टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। पास्ट के इरेगुलर हैबिट को दर्शाने के लिए वुड प्लस V1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इरेगुलर हैबिट को दर्शाने के लिए वुड V1, और पास्ट के ध्यान दीजिएगा हैबिट को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों का तीनों पास्ट का हैबिट दर्शाता है। ये तीनों का तीनों पास्ट का हैबिट दर्शाता है। यूज टू V1, वुड V1, और क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे यूज टू नहीं होगा। तो अच्छा, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर प्रेजेंट के हैबिट को दर्शाने के लिए यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग करेंगे कि नहीं? तो याद रहे, प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट के हैबिट को शो करने के लिए, प्रेजेंट के हैबिट को शो करने के लिए क्या हम लोग यूज टू या फिर यूजेज टू, यूज टू या यूजेज टू। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये हमारा ध्यान दीजिएगा पास्ट है, इसीलिए यूज टू नहीं यूजेज टू होगा। अगर ध्यान दीजिएगा वो पास्ट नहीं होता तो सर यूज टू हो सकता था। या कोई बच्चा दिमाग लगा दे कि सर अगर ये नहीं रहता यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे भी तो बोल सकते थे कि मैं हॉकी खेलता हूँ, प्रेजेंट का हैबिट हो गया। हाँ बोल सकते थे डियर, लेकिन प्रेजेंट के हैबिट को दर्शाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट के हैबिट को शो करने के लिए गलती से भी यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो केवल पास्ट के लिए यूज होता है क्या? यूज टू, और इसे मॉडल वर्ब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब ये V1 का प्रयोग करता है। प्रेजेंट के हैबिट को शो करने के लिए यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट होता तो भी गलत होता। ऐसे तो पास्ट है कि जब मैं 10 साल का था तो हॉकी खेला करता था, तो यूज टू गलत है, क्या हो जाएगा? यूज टू। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट का हैबिट है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट गलत है, आई प्ले क्रिकेट होगा। वो ध्यान दीजिएगा गाना गाती हैं, उनका आदत है, तो सी यूजेस टू सिंग अ सॉन्ग गलत है, सी सिंग्स अ सॉन्ग होगा। लेकिन गाया करती थी, सी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग ये भी सही है, सी सैंग अ सॉन्ग ये भी सही है, और सी वुड सिंग अ सॉन्ग ये भी सही है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए। याद रहे, यूज टू जो है इसे भी मार्जिनल मॉडल के कैटेगरी में रखा जाता है। यूज टू मॉडल का भी काम करता है, मॉडल का भी कार्य करता है, साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। यहाँ पे यूज टू क्या है? यूज टू यहाँ पे एक साथ क्या है? ए मॉडल है। ये क्या है? मॉडल है, इसीलिए इसके साथ क्या आया है? V1। तो यूज टू मॉडल है, लेकिन किस सेंस में यूज होता है? पास्ट हैबिट को शो करने के लिए मॉडल वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूज टू एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए कोई वर्ब है, और कोई वर्ब बोले तो खास करके तुम्हारा बी वर्ब होगा। क्या होगा? बी वर्ब होगा, या फिर गेट भी हो सकता है, या फिर बिकम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बिकम। ठीक है, गेट, बिकम या बी वर्ब। बी वर्ब बोले तो बच्चे इज, एम, आर, वाज वर, और फिर से इसके बाद क्या होगा? यूज टू। फिर से इसके बाद क्या होगा? यूज टू। तो जानते हैं ऐसे सिचुएशन में इस यूज टू बोला जाता है एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है आदि। क्या?
आदि। ऐसे सेंस में एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आदि होता है। और इस हाल में इसके साथ हर हाल में भी4 का प्रयोग किया जाता है। भी4 का प्रयोग किया जाता है। एडवांस वर्ब में इससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट पढ़ाए हैं। यूज टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू। इसके बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं ना, तो एडजेक्टिव हो गया आदि होना। जैसे मैं सुबह में चाय पीने का आदी हूं, मेरा आदत नहीं था पास्ट में, बल्कि मैं सुबह में चाय पीने का आदी हूं, तो आई एम यूज टू टेक टी नहीं होगा, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग होगा। तो ये समझ गए होंगे, मॉडल का काम करेगा तो भी1 और एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो क्या होगा, भी4 होगा। और एक प्रयोग करने के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अ पेन इज यूज्ड, अ पेन इज यूज्ड टू राइटिंग। बताओ ये सही है क्या? तो रट मत से जाना छोटू कि अच्छा समझ गए हैं। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला पॉइंट आपको पढ़ा रहे थे कि सब्जेक्ट है, यूज टू है, तो ये मॉडल हो गया, और मॉडल हो गया तो क्या हो गया, भी1 हो गया। चलिए बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या है, मॉडल है। ये क्या हो गया, मॉडल हो गया। मॉडल के बाद क्या हो गया, भी1 हो गया। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा तो आप दिमाग लगा दिए कि अच्छा यूज टू अगर वर्ब के बाद आएगा तो भी4 और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा तो भी1। तो यहाँ पे पटका जाओगे चला, यहाँ पे पटका जाओगे। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या था? जैसे आई एम यूज टू, क्या है, आई एम यूज टू टेकिंग टी। आई एम यूज टू क्या हो गया, टेकिंग टी। मैं चाय पीने का आदी हूं, तो चाय पीने का आदी हूं तो एडजेक्टिव है और इसके बाद भी4 का प्रयोग बिल्कुल सही है। तो बच्चा दिमाग लगा देता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज टू आए तो भी1 का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यूज टू प्ले हॉकी इन चाइल्डहुड, और यहाँ पे है आई एम यूज टू, तो एम आ गया और यूज टू आएगा तो भी4। तो यहाँ पे तो आपके अनुसार भी4 राइटिंग सही होना चाहिए, गलत है। यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे आदि होने का सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस है प्रयोग करना। क्या करना, प्रयोग करना। और जब यहाँ पे इसका सेंस प्रयोग करना है तो यूज के लिए अब पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, पैसिव हो गया। और किसी भी पैसिव सेंटेंस में, किसी भी पैसिव सेंटेंस में भी3 के बाद 2 + भी1 का प्रयोग होता है। तो राइटिंग नहीं होगा, क्या होगा, राइट होगा। क्या राइटिंग नहीं, क्या होगा, राइट होगा। क्या तो सही होगा, अ पेन इज यूज टू राइट। तो बस इज के बाद यूज टू आएगा तो भी4 पगला मत जाइएगा। अगर आदि होने का सेंस है तभी भी4 का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा प्रयोग करने का सेंस है पैसिव सेंटेंस है तो 2 + भी4 नहीं, 2 + भी1 होगा। ठीक है, अब फिर से सुनो, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू फिलिंग द ब्लैंक्स क्रिकेट इन चाइल्डहुड, तो क्या होगा, प्ले होगा। मैं सुबह में चाय पीने का आदी हूं, आई एम यूज टू फिलिंग द ब्लैंक्स टी इन द मॉर्निंग, तो टेकिंग होगा। लेकिन दिस पेन इज यूज्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। आई होप कि आप समझ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बहुत धाकड़ कॉन्सेप्ट बताए हैं बाबू, जल्दी कोई बताता नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, समझिए। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। कह रहा है किसी भी सैनिक को इंडेफिनिट है इसलिए लगाया है, किसी भी सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना और अपने देश के सम्मान को बचाना चाहिए, सकता था नहीं। कुड तो पास्ट एबिलिटी बताता है डियर, यहाँ पे कुड नहीं, यहाँ पे तुमको आउट टू का प्रयोग करना चाहिए या फिर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। चलो मस्ट ही कर दो, मस्ट ही कर दो। मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी सैनिक का, किसी भी सोल्जर का एक कर्तव्य है कि अपने देश को अवश्य बचाएगा और उसके ऑनर को बचाएगा, ठीक है, उसके सम्मान को बचाएगा। तो कोई कार्य को अवश्य करना चाहिए, नेसेसिटी है, कंपल्सन है, तो उसे शो करने के लिए हम लोग मस्ट + भी1 का प्रयोग करते हैं, मस्ट + भी1 का प्रयोग करते हैं। और मोरल ड्यूटीज है तो आउट टू का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कुड का प्रयोग नहीं होगा। कुड तो पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आई वुड रेदर डाई देन बेग। हम आपको बताए हैं कि वुड रेदर आइडियोमेटिक मॉडल है, एडवांस भर में आपको पढ़ाया गया है।
जो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर पहले एडवांस वर्ब का वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद V1 आता है और फिर से V1 आता है और ये चॉइसेस को दर्शाता है। तो कंपैरिजन करने के लिए देन आता है। क्या आता है? देन। इधर किस पार्ट में है? सी पार्ट में। ये चॉइसेस है, इसमें कहता है कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, दैट मीन्स मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। याद रहे भाई, रैदर के साथ हम लोग पेयर में क्या यूज करते हैं? देन। रैदर के साथ क्या यूज करते हैं? देन। अदर के साथ क्या यूज करते हैं? देन। अदर के साथ क्या यूज करते हैं? देन। नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं? नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं? देन। देन हम लोग यूज करते ही नहीं है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? देन का। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी प्रयोग किसका करते हैं? देन का करते हैं, है कि नहीं है? इसके साथ भी देन का प्रयोग करते हैं। गलती किस पार्ट में है? सी पार्ट में। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहां पे है रन फास्ट लेस्ट यू विल क्या है? मिस द ट्रेन। तो ए हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, सजेशन दे रहा है कि तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस कर दोगे। तो एक हमारा कंजंक्शन है क्या? लेस्ट। क्या है? लेस्ट। और लेस्ट कंजंक्शन के साथ केवल और केवल विल का प्रयोग नहीं होता, शुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है मेरे भाई? शुड का प्रयोग होता है। तो लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसके साथ केवल और केवल शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट का मीनिंग होता नहीं तो या वरना। क्या होता है? लेस्ट का मीनिंग होता नहीं तो या वरना। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हर हाल में ध्यान दीजिएगा शुड आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। और शुड के बाद क्या होगा? V1 होगा। शुड के बाद क्या होगा? V1 होगा। एक बात याद रहे कि लेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोनों बिल्कुल क्या है? सही है। दोनों बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। दोनों बिल्कुल सही है मेरे भाई। या तो आप शुड का प्रयोग करिए ही नहीं, या तो फिर मॉडल का प्रयोग कीजिए। तो केवल और केवल शुड का प्रयोग कीजिए। लेस्ट का प्रयोग किसी भी अशुभ घटना से किसी को सतर्क करने के लिए होता है, ठीक है, सतर्क करने के लिए होता है। तो कह रहा तेज दौड़ो नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर दोगे। याद रखना भाई, नहीं तो के सेंस में और भी आता है और अदरवाइज भी आता है। क्या? और भी आता है और अदरवाइज भी आता है, ठीक है, और अदरवाइज। लेकिन इसके साथ हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग तो करते हैं, इसके साथ हम लोग क्लाउज का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इस क्लाउज में शैल या बिल का प्रयोग किया जाता है। किसका? शैल या बिल का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कह रहा है कि तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस कर दोगे। तो इसको दूसरे तरीका से लिख सकते थे, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो अब बहुत सारा बच्चा बोल सकता है कि सर यू विल मिस द ट्रेन लिख सकते थे तो लेस्ट को रिप्लेस कर देते हैं। गलत बात। लेस्ट का प्रयोग पहले किया गया है तो ये तो एरर नहीं किया है ना। बिल को विचार चाहिए था कि लेस्ट आ चुका है तो हम नहीं जाते हैं, सूड जाते हैं, क्योंकि लेस्ट का पेयर बनाने के लिए सूड आता है और अदरवाइज का पेयर बनाने के लिए शैल और बिल आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीका से ये रिप्लेस कर सकते हैं, रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, कुछ भी प्रयोग ना करो, यू मिस द ट्रेन, ये भी सही है, या फिर रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। He hoped that he will pass the exam with flying colors। कह रहा है कि वो आशा करती थी, ये क्या है? पास्ट है, और जब मेन क्लाउज पास्ट में है तो सब पास्ट में होगा। तो फ्यूचर को दर्शाने के लिए जब बोला गया था, ये जो घटना है, ये जो बात कहा गया है पास्ट का है, तो पास्ट में ध्यान दीजिएगा फ्यूचर को दर्शाने के लिए बिल का और सेल का प्रयोग नहीं होगा, वुड का प्रयोग होगा। गलती किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। आगे देखिएगा भाई, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नीड आ जाए तो मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब होगा तो इसके साथ इन्फिनिटी बिल्कुल सही है। बट यू नीड नॉट, हाँ, नोट के पहले नीड आ जाए तो ये हमारा मॉडल हो जाता है, ऑक्सिलरी हो गया।
और जब नीड और डेयर ऑक्सिलरी हो गया तो मॉडल हो गया, और मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है तो आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। मॉडल के तुरंत बाद V1 आता है, मॉडल के साथ ना तो आप V1 लगा सकते, ना तो V5, ना तो V2, ना तो V3, ना तो V4, ना तो V5, केवल और केवल आपको V1 लगाना होगा। एरर हमारा सेकंड पार्ट में है। आगे, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। कह रहा है कि जब वो दिल्ली पिछले महीना लास्ट मंथ आई तो प्रत्येक दिन प्लेट तोड़ा करती थी, प्रत्येक दिन एक प्लेट तोड़ देती थी, ऐसा सेंस बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो अभी आपको बताया गया है कि पास्ट के इरेगुलर हैबिट को दर्शाने के लिए, इरेगुलर मतलब हो गया कि जो नियमित नहीं है लेकिन वो आदत है उसका, मतलब कभी कभार प्लेट तोड़ देती है। तो वुड हमारा क्या है बच्चे, मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और फर्स्ट फॉर्म होगा तो ब्रोक नहीं क्या होगा, ब्रेक होगा। क्या ब्रोक नहीं ब्रेक होगा? क्या एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। ये तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। मेन क्लाउज किस में है? पास्ट में है। मेन क्लाउज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट में होंगे, और ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट में चला जाता है। तो विश को दर्शाने के लिए इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद में नहीं माइट का प्रयोग करेंगे, और मे का प्रयोग डायरेक्ट में करते हैं। और जब किसी को विश ब्लेस करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है तो मे का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में होता है, ये नहीं कि बीच में होता है। मे यू लिव लॉन्ग, उसी का डायरेक्ट मे यू लिव लॉन्ग, इसी का इनडायरेक्ट बना है, तो मे बाद में चला गया है और बाद में जाकर मे से माइट बन गया है। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग ऐसे नहीं बोल सकते हैं यू मे लिव लॉन्ग, ये गलत है। मे यू लिव लॉन्ग है ना, माइट होगा। आगे, रमा मस्ट नॉट हैव टू ट्रीटेड। अब मस्ट नॉट है, मस्ट हमारा क्या है बच्चे? मॉडल है, और जब मस्ट मॉडल है तो मॉडल के बाद V1 आता है तो V1 का फॉर्म है, तो यहाँ पे टू आप नहीं लगा सकते। गलती किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। मॉडल कौन कौन है तो ध्यान दीजिएगा, कैन कुड 2 हो गया, मे माइट 4 हो गया, सैल विल शुड वुड हो गया 8 हो गया, एक मस्ट होता है 9 हो गया, आउट टू हो गया, क्या आउट टू हो गया 10 हो गया। ठीक है, और यूज टू और नीड और डेयर को मार्जिनल मॉडल सेमी मॉडल बोला जाता है। मॉडल के बाद हमेशा V1 यूज करते हैं। सर यहाँ पे V3 कैसे हो गया? ए V3 तो हैव के लिए आया है, ए V3 तो हैव के लिए आया है। मस्ट हैव यूज होता है तो मस्ट हैव के बीच में टू का प्रयोग कैसे कर दीजिएगा? कुड हैव होता है, कुड और हैव के बीच में टू का प्रयोग कैसे कर दीजिएगा? माइट हैव होता है, माइट और हैव के बीच में टू का प्रयोग कैसे कर दीजिएगा? तो हैव V4 फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है हैव, इसका V2 हैड, V3 हैड, और V4 हैविंग, और V5 हैज होता है। यहाँ पे अब टू नहीं दे सकते थे मॉडल के बाद। आगे, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। शुड के बाद V1 आता है, लेकिन शुड के बाद बी आ जाए तो इसको बी फॉर्म बोलते हैं। कौन फॉर्म? बी फॉर्म। और ध्यान दीजिएगा, मॉडल के बाद अगर बी आ जाता है तो फिर इस बी के बाद क्या आता है? V3 आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। क्या? इसको हम लोग पैसिव बोलते हैं। और जब पैसिव बोलते हैं तो नाउन और प्रोनाउन जो आता है पहले, नॉन प्रोनाउन जो पहले आता है, इस V3 का क्या होता है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट होता है। क्या ऑब्जेक्ट होता है? क्या तो जब V3 होता है तो रिसाइकल नहीं रिसाइकल्ड हो जाएगा, गलती सेकंड पार्ट में है। वेस्ट मटेरियल को ध्यान दीजिएगा रिसाइकल किया जाना चाहिए, पैसिव है, और इसी के लिए वेस्ट मटेरियल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो शुड के बाद तो V1 ठीक था, लेकिन शुड बी के बाद V3 लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट कांट बी एबल। ये तो मस्त क्वेश्चन है डियर, कांट बी एबल नहीं होगा। कांट बी एबल आप नहीं लगा सकते हैं, तो एबल का प्रयोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत है। गलती किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। क्या गलती है? सुनो, कैन और कुड, कैन और कुड
का खुद ही मीनिंग होता है एबिलिटी और क्या हो गया कैपेसिटी। इसके साथ बी लिखकर आप एबल वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से ध्यान दीजिएगा जिस चीज को कैन और कुड दर्शाता है उसी चीज को एबल भी दर्शाता है। तो कैन और कुड खुद ही एबिलिटी को दर्शाता है, तो फिर एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन और कुड आ चुका है तो एबल नहीं आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, रॉन्ग होता है। कुड और कैन के साथ गलती से भी एबल नहीं आना चाहिए मेरे भाई, नहीं आना चाहिए। तो आप दो तरीका से इसको लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन और क्या हो गया कुड। कुड के बाद आप या तो डायरेक्ट रूप से V1 यूज करो, या फिर ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद आप बी वर्ब का प्रयोग कर लीजिए। बी वर्ब बोले तो इज एम आर वाज वर, और इसके बाद एबल का प्रयोग कर लीजिए, और फिर शौक है तो 2 + V1 का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन कैन कुड के साथ आप एबल का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अगर एबल का प्रयोग कर दिए तो कॉमन एरर, हाँ एबल का प्रयोग कर दिए तो कॉमन एरर हो जाएगा, है कि नहीं है। ये अपना दोनों पॉइंट याद रखना। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच इंग्लिश, या फिर आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, ठीक है, ऐसे बोलोगे, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें सर, एबल काट देने से केवल हो जाएगा, नहीं, तो आपको बी भी काटना है, टू भी काटना है, और कांट मॉडल है तो इसको डायरेक्ट V1 चाहिए, तो कंटेन V1 तो है, कंटेन V1 तो है। तो ध्यान दीजिए आपको प्रयोग करना है द गवर्नमेंट कांट कंटेंट, सॉरी कांट कंटेन हो जाएगा, ठीक है, कांट कंटेन। एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे हैं कि कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है, हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट, द पुलिस थिंक ही मे बी देयर यस्टरडे। यस्टरडे आया है, इसका मतलब है कि यस्टरडे के साथ पास्ट आपको यूज करना है, और पास्ट के पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे नहीं माइट का प्रयोग करते हैं। माइट प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को दर्शा सकता है, लेकिन मे पास्ट के पॉसिबिलिटी, सॉरी माइट जो है, ध्यान दीजिएगा, माइट प्रेजेंट के भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, प्रेजेंट के भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, और पास्ट के भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, कौन, माइट। लेकिन मे जो है केवल और केवल प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो सर माइट दोनों के पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, तो फिर मे का निर्माण क्यों हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा मे जो है प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए तब आता है जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए प्रेजेंट में मे आता है, और लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए क्या ध्यान दीजिएगा आता है, माइट आता है, लेस पॉसिबिलिटी। मान लीजिए कड़ाके की धूप किया हुआ है, कड़ाके की धूप किया हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि बारिश होगा, तो बाबू संभावना तो बहुत कम है, तो आप बोलिए इट माइट रेन, इट माइट रेन हो जाएगा। लेकिन जो बादल है ओवरकास्ट है, आसमान बादलों से भरा हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि बारिश होगा, तो मोर पॉसिबिलिटी है, तो आप मे का प्रयोग कीजिए, इट मे रेन टुडे। और अगर आशा नहीं के बराबर है तो इट माइट रेन टुडे बोल सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो मे केवल प्रेजेंट के लिए आता है, और पास्ट के लिए केवल और केवल क्या आता है, माइट आता है। यस्टरडे कह रहा है कि पास्ट का पॉसिबिलिटी है, तो मे नहीं क्या होगा, माइट, एरर सेकंड पार्ट में है। ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, कह रहा है कि उसकी दुखी माँ जो थी प्रार्थना की कि वो लंबे समय तक जीवित रहे। मैं आपको बताया ना, देखोगे डायरेक्ट नरेशन है, ये अलग एक क्लाउज है, और एक अलग क्लाउज में अलग क्लाउज, ये तो इन्वर्टेड कॉमा है। इसको अब ये नहीं सोचना कि ये भाई पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, ये डायरेक्ट है। पास्ट तब होता ना जब इनडायरेक्ट होता, कंजंक्शन से जुड़ा होता, कंजंक्शन से जुड़ा होता तो मेन क्लाउज पास्ट में होता, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट में जाता। कब, जब कंजंक्शन से दोनों क्लाउज जुड़ा हुआ रहेगा तब। जब कंजंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है तो इंडिपेंडेंट है। इसको पास्ट रहे, ये रिपोर्टिंग भर पास्ट रहे या प्रेजेंट रहे, फ्यूचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जिस टेंस में रखना चाहते हैं उस टेंस में रखिए। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं ना कि जब विश और ब्लेस को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग होता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाता है। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा विश को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग आरंभ में होता है। तो मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, है ना इंटरेस्टिंग।
है ना इंटरेस्टिंग। मे ही लिव लॉन्ग हो जाएगा, मे ही लिव लॉन्ग। किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेस करने के लिए, विश करने के लिए, कर्स करने के लिए मे का प्रयोग भाई सेंटेंस के आरंभ में होता है। यू मे लिव लॉन्ग गलत है, मे यू लिव लॉन्ग होगा, आपकी उम्र लंबी हो, आयुष्मान भवः, महाभारत और रामायण में लोग बोलते हैं, तो मे ही लिव लॉन्ग होगा। अच्छा, इसी को इनडायरेक्ट बनाते तो कैसे होता छोटू? इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, हिज सैड मदर, हिज सैड मदर, ठीक है, प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। अब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। और जब इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट। और जब मेन क्लॉज पास्ट में हो गया तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा, तो मे नहीं क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। He returned the purse though he could keep it very easily। ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है जो चोरी किया है, और चोरी करने के बाद, चोरी नहीं किया है बल्कि बेचारा को कहीं पे पर्स मिल गया है, और जो पर्स मिला है उस पर्स को वापस कर दिया। तो लड़का ने पर्स को वापस कर दिया, हालांकि वो इसे बहुत आसानी से रख भी सकता था। तो रख भी सकता था तो कुड कीप गलत होगा, कुड हैव केप्ट होगा, कुड हैव केप्ट होगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो तुमको परेशान करेगा मेरे भाई, एक क्वेश्चन तो तुमको परेशान करेगा। कुड भी1 का मतलब है कोई कार्य कर सकते हैं, कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे या कर सकता हूं या कर सकती थी। लेकिन कुड है भीतर दर्शाता है कि कर सकता तो था लेकिन नहीं किया, नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा, कुड भी1, बोर्ड पर ध्यान दो, कुड प्लस भी1 जो होता है ये पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है, ये पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव प्लस भीतर जो होता है नन फुलफिलमेंट, नन फुलफिलमेंट, नन फुलफिलमेंट ऑफ पास्ट एबिलिटी। पास्ट में किसी के पास एबिलिटी तो था, पास्ट में किसी के पास एबिलिटी तो था, लेकिन उस एबिलिटी का प्रयोग नहीं कर पाया, नन फुलफिलमेंट को दर्शाया जा रहा है। तो उसका मीनिंग ध्यान दीजिएगा होता है कुड है प्लस भीतर। इसका हिंदी लिख सकते हैं कर सकता था, कर सकता था लेकिन नहीं किया, लेकिन नहीं किया, ये हो गया, ठीक है। रख सकता था लेकिन बोल दिया कि रखा नहीं ना, वो तो पर्स रिटर्न कर दिया, पर्स रिटर्न कर दिया, लेकिन चाहता तो रख सकता था, कोई देखने थोड़े ना जा रहा था, कोई देखने थोड़े ना जा रहा था। ये तो उसका ईमानदारी कहिए कि बेचारा पर्स लौटा दिया। तो रख सकता था, कुड हैव क्या हो जाएगा? केप्ट। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। मान लीजिए कि आप हमसे 2000 रुपया मांगे, ठीक है, 5000 रुपया मांगे, या मैं आपसे 5000 रुपया मांगा, आपके पास पैसा था लेकिन आप नहीं दिए, तो हम अपने मम्मा से जाके, अपने मम्मी से जाके बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त 2000 रुपया दे सकता था लेकिन नहीं दिया। माई फ्रेंड फिलिंग द ब्लैंक्स 2000 रुपीज बट ही डिडंट। बताइए, कुड गिव मी कि कुड हैव गिवन मी? तो जवाब है कुड हैव गिवन मी। नन फुलफिलमेंट को दर्शाना हो तो कुड हैव प्लस भीतर लिखते हैं। सर पता कैसे चलेगा? सेंटेंस में आगे पीछे से पता चलेगा, काम हुआ नहीं है और अब बोला जा रहा है। आगे बढ़िएगा। When you were young, you ought to learn good habits। कह रहा है कि जब आप यंग थे तो आपको गुड हैबिट्स सीखनी चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, एक क्या है? पास्ट है, एक क्या है? पास्ट है। तो जब आप यंग थे तो आपको पास्ट, आपको गुड हैबिट्स सीखनी चाहिए नहीं बल्कि सीखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, आउट टू लर्न नहीं होगा, आउट टू हैव लर्नड, है ना, आउट टू हैव लर्नड होगा। चलिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं। शुड के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? भी1। क्या? भी1। शुड के बाद भी1 मतलब करना चाहिए, कोई कार्य करना चाहिए। अब ये नहीं कि शुड का हिंदी केवल चाहिए बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। शुड भी1 का मीनिंग हो गया कोई कार्य करना चाहिए, ये शुड भी1 हो गया। लेकिन भाई अगर कोई कार्य करना चाहिए था, क्या
अगर कोई कार्य करना चाहिए था और नहीं किया गया तो शुड है प्लस भी थर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग हो गया करना चाहिए था, क्या इसका मीनिंग हो गया करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, लेकिन नहीं किया गया तो शुड है प्लस भी थर्ड हो जाएगा। ये हमारा दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, जनरल एडवाइस। ये क्या, ये जनरल एडवाइस को शो करने के लिए आता है, क्या शुड आता है। और शुड है भी थर्ड क्या आता है, नन फुलफिलमेंट ऑफ जनरल एडवाइस, फुलफिलमेंट की नन फुलफिलमेंट। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, एक हमारा मॉडल है क्या आउट टू, क्या है भाई आउट टू, और आउट टू के बाद क्या आता है V1 आता है। इसका मीनिंग हो गया मोरल ड्यूटीज, इट कम्स टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटीज ऑब्लिगेशन, ये नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए आता है। और इसी प्रकार से एक हो जाता है क्या आउट टू हैव, ध्यान दीजिएगा क्या होता है मेरे भाई आउट टू हैव, आउट टू हैव प्लस क्या हो गया भी थर्ड, तो आउट टू प्लस है प्लस भी थर्ड हो गया, तो ये शो करता है नन फुलफिलमेंट ऑफ मोरल एडवाइस। ठीक है, कोई कार्य वर्तमान में करना चाहिए और वो नैतिक है तो आउट टू V1, और कोई कार्य नैतिक था करना चाहिए था आप किए नहीं और अब आपको कोई बोल रहा है तो आउट टू है प्लस भी थर्ड हो जाएगा। जैसे गरीबों की सहायता करना चाहिए, ठीक है, यू आउट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीब की सहायता करना चाहिए था नहीं किए और अंतिम समय आ चुका है, तो हो सकता है कि आप पछतावा कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, तो उसको कोई पर्सन जाके बोलेगा कि आपको गरीब की सहायता करना चाहिए था, तो करना चाहिए था तो आउट टू हैव। आपको छाता लेकर कोचिंग आना चाहिए तो शुड ब्रिंग, छाता लेके आना चाहिए था तो शुड हैव ब्राउट, ऐसे प्रयोग करते हैं छोटू। सीधी सी बात है कि शुड V1 आउट टू V1 प्रेजेंट है और शुड है भी थर्ड और आउट टू है भी थर्ड पास्ट है, जो नन फुलफिलमेंट को दर्शाता है, अफसोस को दर्शाता है। अब देखिएगा कह रहा है कि जब आप यंग हैं कि थे पास्ट हो गया, तो आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए कि सीखनी चाहिए थी, तो सीखनी चाहिए थी, तो यहां पे हैव लर्न्ड हो जाएगा, एयर किस पार्ट में है सेकंड पार्ट में। देखिएगा किसी भी क्वेश्चन को मैं केवल और केवल आंसर बता के नहीं पार कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको 110% समझ में आए, क्वेश्चन के साथ साथ आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाए। जो बच्चा कहीं पे भी फाउंडेशन किया है, बेसिक किया है, या फिर इस किताब केडी कैंपस पब्लिकेशन के किताब को ही पढ़ा है ना और क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत हो रहा है, तो उसको आज के बाद ये सब क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा, मास्टर बन जाओगे भाई, मास्टर आगे बढ़ोगे। इफ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी एज मच एज यू, कह रहा है कि यदि तुम अच्छा मार्क्स लाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, जितना तुम खुश होगे उतना ही मैं होऊंगा। हैप्पी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव है। याद रखना मॉडल के बाद हर हाल में हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मॉडल के बाद हर हाल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, अगर नहीं दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा। तो ये तो एडजेक्टिव है, तो याद रहे मॉडल के बाद या कहीं पे भी एडजेक्टिव आया हो और वर्ब की कमी खल रहा हो तो वहां पे होने के सेंस में आप बी को चिपका दीजिएगा। किसको चिपका दीजिएगा, बी को चिपका दीजिएगा। यहाँ तो मेन वर्ब मिसिंग है, यहाँ पे मेन वर्ब मिसिंग है, तो होने के सेंस में V1 के रूप में किसको चिपका देंगे, बी को। तो हो गया यदि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप जितना खुश होगे उतना ही मैं भी होऊंगा। आई शैल हैप्पी रॉन्ग है, आई शैल बी हैप्पी होगा। आगे चलो नेक्स्ट, बी आउट टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, कह रहा है कि हम लोग को अपने डीलिंग्स में ईमानदार होना चाहिए, ये नैतिक ड्यूटी है, ये नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आउट टू मॉडल है और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या हो गया, मॉडल। तो अभी अभी बताए हैं कि मॉडल के बाद तो V1 चाहिए, वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब नहीं है तो यहाँ पे चिपका दीजिए क्या, बी। होने के सेंस में क्या चिपका दीजिए, बी। गलती किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है कि नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ऐसा क्वेश्चन पहले सोल्व किए हैं तब तो ठीक है, चला, नहीं सोल्व किए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बच्चा ये मत पूछना कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव कैसे है, इतना तो आपका बेसिक होना चाहिए कि ऑनेस्ट का पास्ट ऑफ स्पीच जानते हैं कि ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। अगर इतना भी नहीं जानोगे तो कैसे होगा।
आगे, इट इज वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स बट आई डिडंट। मजा आ गया। कह रहा है कि यहाँ तो बहुत ठंडा है। जैसे मैं जून के महीना में केदारनाथ गया था, तो यहाँ से बस कुछ लेके नहीं गया था, मतलब टी शर्ट लेकर गया था, शर्ट लेकर गया था। मुझे लगा कि इतना गर्मी है तो वहां अगर कितना भी ठंडा पड़ रहा होगा तो कंफर्टेबल तो होगा। लेकिन जब गए केदारनाथ और यमुनोत्री तो पता चला कि कड़ाके की ठंड था, फिर वहां पे गर्म कपड़ा खरीदना पड़ा। तो हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन के डिफरेंट वहां पे हो, तो वही चीज कर रहा है कि यहाँ पे तो बहुत ठंडा है, यहाँ पे तो बहुत ठंडा है, मुझे गर्म कपड़े लाने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं लाया, नहीं लाया। गर्म कपड़े लाने चाहिए, शुड ब्रिंग, लाने चाहिए थे, शुड हैव। मजा आ गया मेरे भाई। शुड हैव ब्राउट, शुड हैव ब्राउट का प्रयोग करना पड़ेगा मेरे भाई, शुड हैव ब्राउट का प्रयोग करना पड़ेगा। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में, है ना? एरर सेकंड पार्ट में है। सर आप कैसे पकड़ लेते हैं? सर तो लिखा हुआ तो क्लियर तो है, बट आई डिडंट, मैंने नहीं लाया। आगे नेक्स्ट, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। देखो भाई मजा आ गया, आर लिखा हुआ है और यहाँ पे यूज टू है, दैट मीन्स एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग हो गया आदि। क्या हो गया? आदि। और जब यूज टू एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद V4 लगाते हैं तो गेटिंग हो जाएगा। क्या आप जल्दी उठने के आदी हैं? तो गेट नहीं, गेटिंग एरर हो जाएगा सेकंड पार्ट में। और अगर यूज टू मॉडल होता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता, तो इसके बाद V1 लगता। Our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। कह रहा है कि मेरा हिस्ट्री का जो हमारा ज्ञान है हमारे सहायता, डज नॉट कम टू आवर हेल्प, इसलिए नहीं आता कि हमारा सहायता करता है। समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर, कभी कभी तो ध्यान दीजिएगा हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, याद करने में असफल हो जाते हैं कि अमेरिका का खोज कौन किया है। ठीक है, कौन किया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, तो ए तो ठीक है कि वो सब प्रेजेंट है, बी फेल टू रिमेंबर ये भी प्रेजेंट है और डज नॉट कम ये भी प्रेजेंट है। लेकिन अमेरिका का खोज करना ये तो एक इवेंट है और इवेंट है तो ये पास्ट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक होता है इन्वेंट। क्या? इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार करना और एक होता है क्या? डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स क्या होता है? खोज करना। इन्वेंट मीन्स क्या होता है? आविष्कार करना। और डिस्कवर मीन्स क्या होता है मेरे भाई? खोज करना। जो पहले से था, जो इस धरती पे पहले से था लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं था और लोग समय आने पर उसको ढूंढ निकाला, खोज निकाला, तो डिस्कवर है। लेकिन जो पहले से इस धरती पर नहीं था, आदमी अपने माइंड को अप्लाई करके उस वस्तु को निर्माण कर दिया, रचना कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं आविष्कार करना, वो इन्वेंट है। तो जो पहले से नहीं था कोई पर्सन बना दिया, रचना कर दिया, निर्माण कर दिया, तो इन्वेंट कर दिया। और पहले से था लेकिन लोग को पता नहीं था, खोज निकाला, तो डिस्कवर कर दिया। जैसे एक CHSL में क्वेश्चन पूछा था, वास्को डिगामा फिलिंग द ब्लैंक्स इंडिया इन 1498 इन्वेंटेड होगा कि डिस्कवर्ड? तो सही आंसर था डिस्कवर्ड। ठीक है। आग का क्या हुआ? आग का क्या हुआ आपको कमेंट करके बताना है। पहिए का क्या हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ। भारत का क्या हुआ? तो खोज हुआ। कोयला का क्या हुआ? तो खोज हुआ, आविष्कार नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस पैनल का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। इस कैमरे का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। तो इन्वेंटेड यहाँ पे गलत हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा। क्या मेरे भाई? डिस्कवर्ड हो जाएगा। एरर सी पार्ट में है। आगे देखोगे, आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा एरर है। करा कि मुझे लगता है कि समाचार सत्य है, तो माइट प्रेजेंट के पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आ सकता है, लेकिन ट्रू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ट्रू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसी से बना है ट्रूली जो कि एडवर्ब है, और इसी से बना है ट्रूथ जो कि क्या है? नाउन है। हम आपको अभी यही बताए हैं छोटू की मॉडल के बाद क्या चाहिए? हर हाल में वर्ब चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव है तो होने के सेंस में वर्ब के रूप में आपको बी चिपका देना है। ठीक है, माइट बी ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी सुन आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। वेरी सुन आई रियलाइज्ड, ये हमारा क्या हो गया? पास्ट हो गया। और जब आप रियलाइज पास्ट में किए हैं तो ध्यान दीजिएगा गलती में भी पास्ट में था, तो इज नहीं, क्या हो जाएगा? वाज। मेन क्लाउज पास्ट में तो सब पास्ट में। आगे देखोगे,
ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। ध्यान दीजिएगा, ये रिमेंबर किया है कहाँ, पास्ट में। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, भविष्य सोच रहा था भी पास्ट में, मेन क्लाउज पास्ट में, और ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में कंजंक्शन आ जाए और मेन क्लाउज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी उसी टेंस पे डिपेंड करता है, और ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, तो विल नहीं क्या होगा, वुड होगा। क्या होगा, वुड होगा। तो एरर किस पार्ट में हो गया, सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 43, आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वर यू। ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और इसी बात को सेकंड क्लाउज में बोलना चाहता है, तो सेकंड क्लाउज में पूरा बात नहीं लिखकर, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और केवल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। तो नाइदर मीन्स होता है भी नहीं, क्या, नाइदर मीन्स होता है भी नहीं। नॉर भी कभी कभी आता है, इसका मीनिंग भी होता है भी नहीं, इसका मीनिंग भी क्या होता है, भी नहीं। सो आता है, सो मीन्स होता है क्या, भी। एज आता है, एज का मीनिंग होता है के जैसा, एज मीन्स क्या हो गया, के जैसा। ठीक है, तो पहले कुछ लिखा हुआ है उसके जैसा आगे होता है, उसके जैसा भी कुछ और होता है, नॉर नाइदर। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं और फिर क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिख देते हैं। मेरी बहन मेहनत करती है, मैं भी करता हूं। माई सिस्टर वर्क्स हार्ड, सो डू आई। तो अगर पहले जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बाद में लिखा जाए तो हम लोग पूरा नहीं लिखकर अधूरा लिखते हैं, उसी को बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। तो यहाँ पे जो यू है, यू के अनुसार ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और यू के साथ तो वज नहीं क्या लगता है, वर लगता है। एरर थर्ड पार्ट में है। आगे, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। कह रहा है कि किसी भी केस में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत आसान हो गया। ये देखो, नो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, सिंगुलर है। ये एक्शन हमारा क्या है, सिंगुलर है, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इन एनी केस, इन एनी केस, तो एक ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां हो गया, इन का ऑब्जेक्ट केस हो गया। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर है तो भाव सिंगुलर लगेगा, तो आर रिक्वायर्ड नहीं होगा, इज रिक्वायर्ड होगा। एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसलिए समय नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटेड। गलत है, सिचुएटिंग नहीं होगा, सिचुएटेड होगा। क्या होगा, सिचुएटेड। पोजीशन और लोकेशन को दर्शाने के लिए थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, लोकेटिंग नहीं, लोकेटेड होगा। क्या होगा, लोकेटेड। और सिचुएटिंग नहीं, क्या होगा, सिचुएटेड होगा। लोकेशन को दर्शाने के लिए, प्लेस को दर्शाने के लिए, है ना, पोजीशन को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं, तो सिचुएटेड होगा। इसको इन डिटेल हम, ध्यान दीजिएगा, जब पढ़ा रहे होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसमें बताएंगे। अलग से हम आपको 3 चैप्टर और प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का पॉइंट है। ओबिंग टू मतलब होता है के कारण से। ओबिंग टू हेवी रेन्स द शिप ड्राउंड। यहाँ पे गलत है छोटू, ड्राउंड नहीं, सैंक होगा। क्या होगा, सैंक। याद रखना, सिंक होता है। सिंक मतलब निर्जीव का डूबना। किसी पानी में, तरल पदार्थ में निर्जीव का डूबना सिंक होता है। और इसका V2 होता है सैंक, और V3 होता है क्या, संक। ठीक है, और किसी पर्सन का डूबना क्या होता है, ड्राउन। किसी पर्सन का डूबना ड्राउन होता है, और V2 क्या होता है, ड्राउन। और V3 भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये होता है पर्सन के लिए। अगर पर्सन डूबता है तो ध्यान दीजिए ड्राउन यूज करेंगे, और अगर ध्यान दीजिए वस्तु, थिंग डूबता है तो उसके लिए सिंक का प्रयोग करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। तो कह रहा है कि जहाज समंदर के बीच में डूब गया। ठीक है, भारी बारिश के कारण जहाज समंदर के बीच में ही, महासागर के बीच में ही डूब गया, तो ड्राउन नहीं होगा क्योंकि शिप तो नॉन लिविंग है, तो सैंक होगा। एरर सेकंड पार्ट में है। और देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, ईडी पब्लिकेशन के बेसिक वर्ब का लास्ट क्वेश्चन है। इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ प्रीमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। ध्यान दो, यदि आपका कपड़ा अच्छा से नहीं बनाया हुआ है, मतलब जो जिससे, ध्यान दीजिएगा, पार होता है तरल पदार्थ, उसको प्रीमिएबल बोलते हैं, फैब्रिक से नहीं बना हुआ है, तो आप पसीने में भीग जाओगे, ऐसा बोल रहा है। तो पसीने में भीग जाओगे, तो ये ध्यान दीजिएगा पास्ट है, एक कंडीशनल है।
कंडीशनल है तो पास्ट का कंडीशनल है तो वर यूज किया गया है, तो यहाँ पे विल नहीं क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। पर्सन के लिए हम लोग ड्राउन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और वुड के बाद क्या आता है, V1। तो एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में। तो ये था 47 क्वेश्चन। तो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, मुझे लग रहा था कि इतना देर तक नहीं जाएगा वीडियो। बेसिक वर्ब थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तो लगा कि मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, तो मैंने किसी भी पॉइंट को ऐसे ही ध्यान दीजिएगा पार नहीं किया हूँ, किसी भी पॉइंट को मैं यूं ही ध्यान दे बता के नहीं निकला हूं। मैं हर एक पॉइंट को इन डिटेल आपके साथ एक्सप्लेन किया हूं। आपको मजा जरूर आया होगा, और वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप ईमानदारी से वॉच किए हैं ना, तो आपको मजा जरूर आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पंकज इंग्लिश को सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। 3 चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपका हो गया टाइम एंड टेंस, एक एडवांस वर्ब, और ये हो गया बेसिक वर्ब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।